हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के कार्य। तो बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, इसको हम लोग बारीकी से इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो बैंक होता है उसके बहुत सारे कार्य हैं। उसके कुछ कार्यों को मैं यहाँ वर्गीकृत कर दे रहा हूँ, जिसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम पहला अगर यहाँ लिख दें तो मुख्य कार्य। जो बैंक का पहला कार्य है उसे हम मुख्य कार्य कर सकते हैं, प्राथमिक कार्य कर सकते हैं, या मेन वर्क या प्राइमरी वर्क। ठीक है, मुख्य कार्य। जो बैंक का दूसरा कार्य होता है उसे हम कहेंगे सहायक कार्य, या एजेंसी संबंधी कार्य कर सकते हैं, या सामान्य कार्य। सामान्य कार्य कह लीजिए यहाँ सामान्य कार्य, इसको जनरल वर्क बोला जाता है। और तीसरा जो कार्य है वो है एजेंसी संबंधी कार्य। तीसरा है एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। तो मुख्य कार्य, सामान्य कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, एक और है लास्ट में अन्य कार्य। अब इन चार कार्यों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे पहला कार्य है वो कौन सा है? ये सभी किसके कार्य हैं? तो ये जो हैं, ये सभी, ये चारों जो हैं, ये आपके बैंक के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो है मुख्य कार्य, अभी हम लोग इस पर बात करते हैं। जो मुख्य कार्य होता है ये भी कई प्रकार का होता है। जो मुख्य कार्य में जो मेन है वो है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना जो बैंक होता है उसका मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना, और दूसरा जो कार्य है वो है उधार देना। उधार देना, उधार देना या ऋण देना, दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं जमा स्वीकार करना क्या, दोनों पे बात करेंगे। पहले इसको देखते हैं कि जमा स्वीकार करना क्या होता है। आप जानते हैं कि बैंक जो है लोगों से धनराशि, रुपया, पैसा जमा कराती है अपने पास, उसे ही कहते हैं जमा स्वीकार करना, या लोगों का नकदी अपने पास जमा करना। तो जमा स्वीकार करना समझ में आ गया। जब बैंक लोगों से कहती है कि जो जिनके पास जो भी फालतू रुपए पैसे हैं, जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, उनको आप लाइए हमारे बैंक में डालिए, मैं आपको उस पर कुछ निश्चित दर से ब्याज भी दूंगा। तो इस आधार पर बैंक जो है जमा स्वीकार करता है। जमा स्वीकार करना मीन्स आप जब बैंक में रुपया जमा करते हैं तो उसे ही जमा स्वीकार करना कहते हैं। बैंक जो है उस पर जमा स्वीकार करता है। अब बैंक जो है जमा स्वीकार जो करता है, इस पे कई प्रकार के खाते खोल करके बैंक जमा स्वीकार करता है। ठीक है, तो बारी बारी से उन खातों को देखते हैं जिसके आधार पर बैंक जमा स्वीकार करता है। तो जो पहला है वो है चालू खाता। चालू खाता आप जानते हैं, करंट अकाउंट। चालू खाता क्या है? करंट अकाउंट। इसके बारे में हम लोग समझ लें। चालू खाता ये मेनली व्यवसायियों के लिए खाता होता है। जो व्यवसायी वर्ग होता है वही इस खाते का प्रयोग करता है। इस खाते में होता क्या है, आप पैसा प्रत्येक दिन चाहे जितनी बार जमा करिए, जितनी बार निकालिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी ये अनलिमिटेड है। तो व्यापारी वर्ग जो कई बार टर्नओवर करना पड़ता है, पैसा निकालना और डालना पड़ता है, उनके लिए चालू खाता सुटेबल होता है। चालू खाता जो है, इस पर जो है बैंक आपको ब्याज नहीं देती, या नाम मात्र का ही देती है। कभी कभी तो इस पर बैंक ब्याज ले लेती है। जब ओवरड्राफ्ट की बात आती है या अन्य कोई सुविधा की बात आती है तो बैंक इस पर से ब्याज ले भी लेती है। तो चालू खाता खोलने वाले व्यक्ति को बैंक जो है चेकबुक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीजों की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीजों की व्यवस्था करती है। इसके अलावा जो चालू खाता होता है, सबसे कम ब्याज दर अगर किसी खाते पर मिलता है तो वो इसी पर। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बैंक में जो खाते खोले जाते हैं उनमें सबसे कम ब्याज दर किस पे मिलता है, तो वो है चालू खाता पे। ठीक है, तो जमा स्वीकार करना में बैंक जो है, पहला जो है चालू खाता के माध्यम से जमा स्वीकार करता है, और दूसरा है बचत खाता। बचत खाता, बचत खाता आप जानते हैं किसे कहते हैं? सेविंग अकाउंट, यानी ये करंट अकाउंट और ये सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है ये नौकरी पेशा वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, सुटेबल होता है। बचत खाता जो होता है इसमें कुछ सीमाएं होती हैं, यानी सप्ताह में आप चाहे जितनी बार पैसा जमा कर लें, लेकिन निकालने के लिए आपको कुछ
सीमाओं को ध्यान में रख करके ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। बचत खाते पर बैंक ब्याज दर जो है चालू खाते की अपेक्षा ज्यादा देती है। ये लगभग 2.5 से 3% इस पर ब्याज दर बैंक देती है। यानी आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको 2.5 से 3% वार्षिक ब्याज दर के साथ मिलता है। बचत खाता जो होता है सामान्यतः जो आपका विद्यार्थियों का जो खाता होता है वो बचत खाता ही होता है। अभी आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार सरकार में आए थे तो उन्होंने इस खाते के महत्व को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक जनधन खाता खुलवाया था। वो जो जनधन खाते खुले थे वे बचत खाते के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तीसरा खाता हम लोग देखते हैं। तो चालू खाता हो गया, बचत खाता हो गया, अब है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता क्या होता है? इसको हम लोग एफडी भी कहते हैं। ठीक है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, नाम से ही स्पष्ट है। सावधि यानी एक निश्चित अवधि। ठीक है, सावधि जमा खाता क्या है? एक निश्चित अवधि, यानी जब कोई जमा करता अपनी धनराशि को एक निश्चित अवधि के लिए यानी एक फिक्स टाइम के लिए जमा करता है तो उसे हम सावधि जमा खाता कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कई लोग कहते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। तो फिक्स क्या है? वो एफडी ही है, सावधि जमा खाता ही है। बैंक जो है इस पर ब्याज दर सबसे तगड़ा देती है। जो सावधि जमा खाता है इस पर ब्याज दर सबसे ज्यादा होता है, लगभग 7 से 8% इस पर अभी ब्याज मिलता है। तो इस पर ब्याज नाम मात्र का या नहीं समझ लें या सबसे कम ब्याज मिलता है। इस पर 2.5 से 3% और इस पर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछता है कि बैंक किस खाते पर ब्याज दर सबसे अधिक देती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सावधि जमा खाता है उस पर बैंक ब्याज सबसे ज्यादा देती है। सावधि जमा खाते में बैंक क्या करता है? एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए अपने पास जमा करा लेता है। यानी जो जमा करता होता है, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है जो उसके लिए 5 साल के लिए कोई काम नहीं है, तो इस बैंक में डाल देगा, इस खाते में, सावधि जमा खाते में, और बैंक उस पर अच्छे खासे दर से ब्याज देती है। फिर 5 साल के बाद वो व्यक्ति अपना पैसा ब्याज के साथ निकाल सकता है। लेकिन मानिए अगर कहीं बीच में 5 साल के पहले ही उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो भी बैंक उसको पैसा देगा, बस उसमें ये होगा कि आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा या बैंक कभी कभी कुछ कटौतियां भी कर लेता है। ठीक है, तो ये 3 खाते हो गए। चौथा देखते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता क्या है? आवर्ती, यहाँ देखिए आवर्ती मतलब बार बार, यानी ऐसा खाता जिसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में बार बार जमा की जाए। जैसे मान लीजिए ये आप लोग देखे होंगे 100 रुपए का मान लीजिए कोई खाता खुलवाता है, 100 रुपए हर महीने जमा करना है, यानी 5 साल तक जमा करना है और 10 साल के बाद आपको पैसा एक निश्चित दर से मिल जाए। तो ये जरूरी नहीं कि 5 साल और 10 साल ही, ये अवधि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या साल 2 साल भी हो सकती है। तो आवर्ती जमा खाता यानी ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ रुपया हर सप्ताह या हर महीने प्राप्त होता है तो वे उन्हीं पैसों को जो है बार बार बैंक में जमा करते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी राशि उनकी एकत्र हो जाती है और बैंक उस पर ब्याज भी देता है। तो आवर्ती जमा खाता क्या हो गया? यानी ऐसा खाता जिस पर बार बार रुपया जमा किया जाए, एक निश्चित रुपया एक निश्चित समय पर, यानी 100 रुपया अगर मान लीजिए एक निश्चित रुपया है और एक निश्चित समय यानी हर महीने, तो 100 रुपए हर महीने जमा करते जाना है और एक निश्चित अवधि के बाद, यानी मान लीजिए अगर वो 5 साल की है तो 5 साल के बाद बैंक जो है आपका मूलधन प्लस उस पर ब्याज लौटा देती है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आवर्ती जमा खाता। फिर है लास्ट है, इसको देख लीजिए, ये 5वां है घरेलू बचत खाता या गोलक बंद खाता। इसके कई नाम हैं, घरेलू बचत खाता, घरेलू बचत खाता या गोलक बंद खाता या गोलक बंद खाता। ठीक है, इसके 2 नाम है, घरेलू बचत खाता या गोलक बंद। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोलक बंद। गोलक आप जानते ही होंगे, बच्चे होंगे आप तो आप अपने घर में रखे होंगे, उसमें हम लोग सिक्का या नोट कॉइन्स डालते हैं और जब उसको भरने के बाद उसको फोड़ करके उसको पैसे को निकालते हैं, तो आप किए होंगे। तो इस खाते में उसी रिलेटेड है, बस गोलक जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या होगा, एक बॉक्स नुमा, यानी अगर ऐसे कह लें
एक ऐसा संदूक नुमा बॉक्स होगा और यहाँ ऊपर जो है थोड़ा सा छिद्र होगा जिसमें से आप क्वाइन या नोट डाल सकते हैं, यानी क्वाइन या नोट इसमें से घुस जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। और यहाँ पर जो है एक ताला लगा होगा, ठीक है, संदूक में जैसे ताला लगता है वहां ताला लगा होगा और इस ताले की जो है 2 चाबियां होंगी, यानी एक चाबी जो ग्राहक आप जो खाता खुलवाएगा एक चाबी उसको बैंक दे देगा और एक चाबी बैंक अपने पास खुद रखता है। इसमें करना क्या होता है, जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे बैंक आपको एक संदूक नुमा बॉक्स दे देगा, गुल्लक के टाइप का होगा, उसमें आप घर ले जाकर के पैसा डालिए। गुल्लक भरने के बाद आप उस गुल्लक को लेकर के जाएंगे बैंक में। बैंक का जो कर्मचारी होगा उसके पास एक चाबी होगी, वो इस ताले में लगाएगा और आपके पास एक चाबी होगी, आप भी इस ताले में लगाएंगे, यानी जब दोनों चाबियां साथ में लगेंगी तब ये ताला खुलेगा और बैंक के समझ इसमें जो भी पैसे एकत्र हैं उनको वहीं पर पलट करके उसको काउंटिंग किया जाएगा, जितने रुपए उसमें जमा होगा उतनी राशि इन खातों में जमा कर दी जाएगी। फिर बैंक क्या करेगा, इसमें ताला लगा करके फिर खाली गुल्लक करके बैंक आपको ये गुल्लक दे देगा। फिर आप अपने घर लाइए और उसमें जमा करते जाइए, महीने 2 महीने में जो भी एकत्र हो गया फिर उसको बैंक में ले जाइए और उसको अपने खाते में जमा करा लीजिए। मुख्यतः ये खाता आप देखने को नहीं मिलता है, ये प्राचीन समय में, प्राचीन क्या अभी हालांकि कुछ समय पूर्व ये चलता था, अभी जो है कि वर्तमान में अस्तित्व में देखने को नहीं मिलता है, बस किताबों में ही ये रह गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 तरह के खाते देखे जिसके आधार पर बैंक जमा स्वीकार करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे खाते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है, पेंशन या सेवानिवृत्ति वाली योजनाओं वाले खाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी खाता है। मेनली यहाँ मैंने 5 खाता को दिखाया है, इसके आधार पर बैंक जो है रुपया जमा कराती है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ सबसे कम ब्याज दर मिलता है, इस पर सावधि जमा खाते पर सबसे ज्यादा ब्याज दर मिलता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं उधार देना। उधार देना क्या है, उधार देना किसे कहेंगे, जब बैंक जो है ग्राहक को अपना रुपया उनको कुछ समय के लिए देती है तो उसे हम उधार देना कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए विद्यार्थी हैं, आपको बुक खरीदनी है, 100 रुपए की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने मित्र से मांग लेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उधार लेना। तो उसी तरीके से बैंक जो है उधार देती है, ठीक है। तो उधार देने का मतलब समझ गए होंगे कि जब बैंक है अपने ग्राहकों को धनराशि देती है उसके बदले में उससे ब्याज भी लेती है। जो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बैंक जमा स्वीकार करती है उस पर मान लीजिए आपको 5% ब्याज देती है, लेकिन जब बैंक उधार देती है तो उस पर आपको 10 से लेकर के 15% ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। बैंक जब पैसा आपका देगी तो उस पर 5% है, उससे कम ही, इन पर तो ब्याज ही नहीं है, इस पर भी ब्याज है 2.5 से 3%, इस पे कुछ ज्यादा है, तो मान के चलिए एवरेज 5% देती है और लेती कितना है, 10 से 15%। तो ये जो अंतर होता है 10% जो अंतर, यही जो है बैंक की कमाई होती है। इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। आज केवल अभी हम लोग देखते हैं उधार देना, यानी बैंक का ये जो कार्य है उधार देना, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। और ये जो प्राथमिक कार्य है उधार देना, इसमें जो है उधार देने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से। पहला है नकद साख। नकद साख, ठीक है। नकद साख क्या होता है, बैंक जो होता है बहुत सारे व्यवसायियों या उद्योगपतियों को ये व्यवस्था प्रदान की हुई है कि आप अपना माल, बॉन्ड या शेयर के पेपर या कुछ भी ऐसी प्रतिभूति लेकर के आइए और उसको सिक्योरिटी के रूप में बैंक में जमा करके आप नकद साख प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है व्यवसायियों को ये व्यवस्था उपलब्ध कराती है, आप कोई भी पेपर की सिक्योरिटी लाइए, जमा कराइए और आप तुरंत नकदी साख ले जाइए। बैंक इसमें केवल एक चीज ध्यान रखती है कि जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई माल ही समझ लीजिए कि माल जो है 10,000 का माल जमा करा दिया, ठीक है, तो बैंक जो है उसको लोन देगी तो कितना देगी, 7,500 रुपए का ही लोन देगी, ठीक है, 7,500 रुपए का, यानी 2,500 रुपए बैंक अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख लेगी। यानी हम ये कहें तो 75%, अगर ऐसे परसेंटेज में समझा जाए तो 75% बैंक अपने पास एक्स्ट्रा रखती है। यानी आप 10,000 का माल बैंक को देंगे सिक्योरिटी के रूप में तो बैंक आपको 10,000 का लोन नहीं देगी, केवल 7,500 का लोन देगी। वो जो 2,500 रुपए है वो ऐसे इसलिए वो बढ़ा करके रखती है ताकि मूल्य में अगर उतार चढ़ाव भविष्य में हो तो उस
अनिश्चितता से बचने के लिए वो 25% को काम में लाया जा सके। ठीक है, तो नकद साख आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, सिक्योरिटी के बदले में दिया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, नकद साख के अलावा जो दूसरा कार्य है वो है अधिविकर्ष। ठीक है, उधार देने का तरीका एक ये भी है, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अधिविकर्ष क्या है, ओवरड्राफ्ट। इसमें देखिए दो शब्द है, अधि और विकर्ष। अधि यानी अधिक और विकर्ष मतलब निकालना। ये जो अधिविकर्ष की सुविधा है, अब इस पर आ जाइए, बैंक केवल और केवल चालू खाते पर ही देती है। यानी अधिविकर्ष जो ऋण देने का एक प्रकार है, सभी को नहीं मिलता है। जिनका बैंक में चालू खाता होता है उन्हीं को बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देती है। अधिविकर्ष होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके चालू खाते में आज मान लीजिए 15,000 रुपए बैलेंस है। ठीक है, आपका जो चालू खाता है उसमें 15,000 रुपए बैलेंस है। आपको जरूरत पड़ गई मान लीजिए 50,000 की। ठीक है, 50,000 की आपको जरूरत पड़ गई, आपके खाते में 15,000 रुपए है, तो सामान्य स्थिति में बचत खाते में तो पैसा निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ बैंक आपको एक सुविधा देती है कि आपका बैलेंस पर्याप्त नहीं है तो आप उससे ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हैं। यानी अब बैंक आपको अगर चालू खाता है तो आप इसे यहाँ से 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, बैलेंस आपके पास 15,000 है, आपने निकाला 50,000, तो आपने ओवरड्राफ्ट कितना कर लिया, 35,000 का। ये 35,000 क्या है, ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष। यानी आपके बैलेंस से जो जीरो बैलेंस है उससे आपने कितना पैसा निकाल लिया, यानी आप इसको यूं कहें कि माइनस बैलेंस। ठीक है, माइनस बैलेंस जो है वो अधिविकर्ष है। तो अधिविकर्ष की सुविधा बैंक केवल और केवल चालू खातों पर देती है और इस पर ब्याज दर जो है बैंक बहुत तगड़ा लेती है। यानी आपको इस पर जो लोन आपने लिया है उस पर आपको ऋण पर ब्याज बहुत तगड़ी देनी पड़ती है। तो अधिविकर्ष समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी नकद साख, अधिविकर्ष और है बचत तथा अग्रिम। ठीक है, नकद तथा अग्रिम, बचत नहीं, ऋण तथा अग्रिम। ठीक है, आगे देखिए, ऋण तथा अग्रिम। तीसरा जो मुख्य कार्य है यानी उधार देने का तीसरा तरीका जो है ऋण तथा अग्रिम। आज के समय में जो ज्यादातर उधार दिए जाते हैं वो इसी तरीके से दिए जाते हैं। बैंक जो होता है सामान्यतः ऋण तथा अग्रिम, यानी आपको पैसा उधार चाहिए, बैंक क्या करती है, आपसे एक फॉर्म भरवाएगी, उसके आधार पर बैंक जो है आपके खाते में, यानी आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए के लिए आवेदन किया था कि मुझे 1 लाख ऋण की आवश्यकता है, तो बैंक आपके खाते में 1 लाख ऋण डाल देगी और आप क्या करेंगे, एक मुश्त 1 लाख निकालते नहीं, आपको जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है आप उसको निकाल करके अपना कार्य करते जाते हैं। इससे होता क्या है, बैंक को दोहरा लाभ होता है। एक तो आपको 1 लाख दे करके उस पर भी ब्याज बैंक लेती है, प्लस जो आपने खाते से पैसा एक मुश्त नहीं निकाला, जो बचा पैसा था उसे दूसरों को देकर वहां से भी ब्याज लेती है। तो यहाँ पर ऋण तथा अग्रिम के माध्यम से बैंक जो है बहुत ज्यादा लाभ कमाती है। तो ये जो ऋण और अग्रिम है ये उधार देने का एक तरीका है। यानी आपको आवश्यकता है, आप बैंक में जाइए, अप्लाई करिए, बैंक आपके खाते में वो पैसा डाल देगी, फिर आप उस पैसे के आधार पर आप अपना काम करिए। ये सामान्यतः सभी को नहीं मिलता है ऋण तथा अग्रिम। यानी आपको अगर ऋण और अग्रिम लेना है तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी, या तो आपके पास कोई जॉब हो, यानी बैंक को गारंटी मिल सके, वह आश्वस्त हो सके कि मेरा पैसा जो है वो डूबने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा। तो यदि आपके पास जॉब है तो आप उसकी गारंटी दे सकते हैं। संपत्ति के पेपर हैं तो आप उसको दिखा करके भी आप ले सकते हैं, या शेयर डिवेंचर अगर आपके पास कुछ भी है तो उसको भी दिखा करके आप यहाँ ऋण तथा अग्रिम ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है बिल तथा हुंडियों का भुनाना। बिल तथा हुंडी, बिल तथा हुंडी को भुनाना। ठीक है, बिल तथा हुंडी को भुनाना। ये बिल और हुंडी क्या होता है आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। बिल यानी विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र की बात है। हुंडी जो भारत की तमाम भाषाओं में लिखी जाती है, प्राचीन व्यवस्था थी उधार लेन देन की, वो है। तो बैंक करता क्या है, मान लीजिए हम लोग विनिमय पत्र पर आते हैं। विनिमय पत्र आपको पता है कि लेखक जो है लिखता है और ऋण लेने वाला उस पर अपनी स्वीकृति देता है, और ये
एक प्रकार का सिक्योरिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हुंडी और बिल है। अब जो लेखक बिल स्वीकार करवाता है, यानी जो उसका लेने वाला होता है, ऋण लेने वाला या माल लेने वाला, उससे एक विनिमय पत्र स्वीकार करवाता है, और इस विनिमय पत्र को लेखक जो है अपने पास 3 महीने के लिए कभी कभी नहीं रखता है, यानी 3 या 2 या जितना भी उस बिल की अवधि होगी उसको वो क्या करता है, अपने बैंक में जमा कराता है। बैंक में जमा करा करके उसका पैसा जो है वो अपने खाते में ले लेता है और उससे अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर एक बिल है 1000 रुपए का, ठीक है, एक विनिमय पत्र है, बिल है 1000 का, इसका जो स्वामी है यानी जो लेखक है उसने अपने बैंक में, ये बिल की अवधि मान लीजिए 3 माह की है, 3 माह की इसकी अवधि है, इसको लेखक ने क्या किया, अपने बैंक में जमा करा दिया, यानी भुना लिया, और बैंक में जमा करा करके, यानी 1000 का बिल था और इस पर जो है 9500 रुपए बैंक से ले लिया, सॉरी 9000 नहीं, 950 रुपए, ठीक है, 950 रुपए अपने बैंक से वो आज ही ले लिया। यानी 3 महीने बाद अगर वो अपने पास रख करके ऋणदाता से, ऋण लेने वाले से अगर लेता तो 1000 लेता, लेकिन वो आज 950 रुपए में बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा, इस बिल को अपने पास 3 महीने के लिए रखेगा, और 3 महीने के बाद यानी बिल का जो स्वीकर्ता है उसके पास बिल उसके पास भेजेगा और उस पे से फिर 1000 रुपए ले लेगा। यानी अभी उसने आपको दिया 950 रुपए और आपसे लिया, फिर जो आपका स्वीकार करता है बिल का उससे लिया 1000, तो यानी 50 रुपए का यहाँ बेनिफिट हो गया। तो ऐसे ही तमाम बिल और हुंडी होते हैं जिनका बैंक द्वारा भुनाया जाता है, और बैंक जो है उस पर धनराशि प्राप्त करती है, ब्याज लेती है। तो इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिसके वजह से उन रिस्कों को झेलने की वजह से ही 50 रुपए का ये लाभ। ये 50 रुपए मैं ऐसे ही बताया हूँ, ये आपका एक निश्चित दर होता है जिसके आधार पर बैंक आपसे ये लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मुख्य कार्य। ये मुख्य कार्य आपका समझ में आ गया होगा, मुख्य कार्य यानी प्राथमिक कार्य या प्राइमरी वर्क। अब है सामान्य कार्य, सामान्य कार्य, एजेंसी कार्य और अन्य कार्य। अब आइए सामान्य कार्य की ओर चलते हैं।